गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। चलो आज हम लोग स्टडी करते हैं लॉज ऑफ मोशन। हमारा थर्ड चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन। इसे एनएलएम के नाम से जानते हैं, वैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। हम सभी जानते हैं हमारे साइंटिस्ट थे न्यूटन, इन्होंने से दिया आया नहीं और हमें ये लॉ ऑफ मोशन पढ़ने के लिए दे दिए। चलो देखते हैं। तो बेटा इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम लोग पहले देख लेते हैं तो हमें बाद में पढ़ने में आसानी होगी। जैसे इसके टर्म है इनर्शिया। इनर्शिया के बारे में जानते हैं, लोग जानते होंगे ये होता क्या है। इनर्शिया होता क्या है? इनर्शिया क्या होता है बेटा कि जैसे कोई चीज यहां रखी हुई है, ये बॉक्स रखा हुआ है, किसी टेबल पे रखा है, तो ये तब तक उस टेबल पे ही रखा रहेगा जब तक इसे कोई पुश नहीं करेगा, इसे कोई पुल नहीं करेगा, मतलब इसे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेगा, तब तक ये वही रखा रहेगा। या दूसरी कंडीशन में देखता हूं, ये जो पार्ट ये कोई बस है, ये कोई बस है, कार है, आपका कोई भी व्हीकल है, ये आपका चल रहा है किसी पर्टिकुलर स्पीड से, जैसे मान लो ये 20 km से चल रहा है। अब जब ये 20 km स्पीड से चल रहा है, ये तब तक 20 km की स्पीड से चलता रहेगा जब तक कि इसे रोका नहीं जाएगा, जब तक कि इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं जाएगा। जैसे कि बच्चा कहता कि सर जैसे मेरी साइकिल चल रही थी या मेरी कार चल रही थी, तो किसी ने भी उसने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, हमने ब्रेक लगाया तो वो रुकी। लोग कहने लगते हैं ब्रेक इज इंटरनल फोर्स। नहीं भाई, आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने से वो रुकी, इसका मतलब है आपने उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया, आपने उस पर एक्सटर्नली फोर्स अप्लाई किया। इसलिए जब आप ब्रेक लगाओगे तो क्या करोगे? एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे, और फोर्स अप्लाई करोगे तब ये रुकेगी, वरना ये रुकेगी नहीं। तो ये हमारा एक प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया। इनर्शिया की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? ये हुई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म मोशन में, तो तब तक उसी स्टेट में बनी रहेगी, चाहे वो रेस्ट की हो या यूनिफॉर्म मोशन की हो, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाकर उसकी स्टेट को चेंज नहीं किया जाए। गॉट इट? चलिए इनर्शिया हैंडिंग वाले और इनर्शिया हैंडिंग आकर इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बेटा मैंने बोला था आप जब भी पढ़ने बैठेंगे पेन और पेपर लेके बैठ जाइए और जो भी मैं बोल रहा हूं नोट डाउन करते रहिए। चलिए तो देखिए इनर्शिया प्रॉपर्टी, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी इन विच, inertia is the property in which everybody, inertia is a property in which everybody don't want to change its position of, या कह सकते हैं state of its position of rest or motion, rest or uniform motion. Inertia is a property in which everybody don't want to change its position of rest or uniform motion unless external force compelled by some other sources change its position। मतलब जब तक कि कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स किसी दूसरे सोर्स से अप्लाई नहीं होता है, तब तक ये वैसे ही चलती रहेगी। ओके गाइस, चलो तो ये हो गया इनर्शिया। अब जो हमारा इनर्शिया होता है वो बेटा 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप्स का? 3 टाइप्स का। और पहला इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट।
inertia of motion, inertia of motion। और हमारा थर्ड टाइप होता है inertia of direction, inertia of direction। ध्यान दें बेटा, inertia of rest, inertia of rest। देखो inertia का तो मतलब होता है जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहता। रेस्ट का मतलब ऐसी ऑब्जेक्ट जो रेस्ट पे है वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करना चाहती, तो उनमें जो इनर्शिया होगा उसे क्या कहा जाएगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहा जाएगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन उसे कहा जाएगा जो यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है और वो अपनी पोजीशन में चेंज नहीं करना चाह रहा, तो किसके अंतर्गत आएगा? इनर्शिया ऑफ मोशन। और ये डायरेक्शन मतलब जो अपनी डायरेक्शन में चेंज नहीं चाहता। चलिए पहले उदाहरण देखें, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट लिखो। इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इन द इनर्शिया ऑफ रेस्ट द ऑब्जेक्ट्स डोंट वांट टू चेंज, the objects don't want to change their position of rest, don't want to change their position of rest, don't want to change their position of rest। चलिए अच्छा, तो ये तो बात समझ आ गई कि इनर्शिया ऑफ रेस्ट में जो ऑब्जेक्ट होती है वो अपनी रेस्ट में होने वाली पोजीशन का चेंज नहीं चाहती। चलिए मतलब जो ऑब्जेक्ट रुकी हुई है वो आगे अपने अपने आप में चेंज नहीं चाहती। जैसे मान लो हमारी जो बस है वो खड़ी है, रुकी हुई है, ठीक है, और बस में ये भाई साहब खड़े हैं, कोई पैसेंजर है तो ये भाई साहब बस में खड़े हैं, बस नहीं खड़ी। अच्छा तो भैया बस भी रेस्ट पर है और ये जो भाई साहब है ये भी रेस्ट पर है। सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं, जो सराउंडिंग है उसके रेस्पेक्ट में हमारी बस भी रेस्ट पर है और ये भाई साहब भी रेस्ट पर। अच्छा अचानक भैया बस के ड्राइवर ने बस पे फोर्स लगाया और बस में स्पीड आ गई 10 मीटर पर सेकंड, कुछ भी बस में स्पीड आ गई और बस चलने लगी। बस तो चलने लगी लेकिन इन भाई साहब ने किसी ने फोर्स नहीं लगाया। अच्छा ये भाई साहब ऐसे खड़े थे, तो जब बस चली इनके जो पैर थे वो बस की सरफेस से अटैच फिक्स, तो जब बस चली तो इनके पैर भी आगे की ओर चले, मतलब बस ने इनके पैरों को आगे की ओर खींचा, लेकिन इनके बॉडी का जो अपर पार्ट था, इनकी बॉडी का जो अपर पार्ट था उसको किसी ने आगे नहीं खींचा। अच्छा उसको आगे नहीं खींचा किसी ने, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अकॉर्डिंग ये आगे जाना नहीं चाहेगी, और अगर ये आगे जाना नहीं चाहेगी और ये नीचे से खींचा जा रहा है तो क्या होगा? ये पीछे की ओर गिर पड़ेगा। क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही समझे बेटा, आप लोगों ने ये एप्लीकेशंस पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अकॉर्डिंग बस में जो पैसेंजर्स खड़े होते हैं या ट्रेन में जो पैसेंजर्स खड़े होते हैं उसके अचानक चलने से पीछे की ओर गिर जाते हैं या झुक जाते हैं। पढ़ा नहीं पढ़ा? बिल्कुल हाँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का बेस्ट एग्जाम्पल है। जब बस कार या ट्रेन चलती है उसमें जो भी पैसेंजर्स हमारे खड़े होते हैं वो पीछे की ओर झुक जाते हैं। चलिए सेकेंड में हमारा है इनर्शिया ऑफ मोशन, इसका ठीक अपोजिट। इनर्शिया ऑफ मोशन का ठीक अपोजिट। ध्यान दें, मान लो हमारी बस चल रही है, हमारी बस चल रही है स्पीड और भाई साहब उसमें खड़े हैं। अच्छा बस चल
इनके पैरों को पीछे की ओर धकेला, क्योंकि बसों की और इनके जो पैर थे वो बस के कांटेक्ट में थे, लेकिन अपर बॉडी की कोई फोर्स नहीं था और अपर बॉडी को रन कर रही थी, मूव कर रही थी, तो वो वैसी ही पोजीशन में रहना चाहती थी। अच्छा, वो वैसी ही पोजीशन में रहना चाहती थी तो फिर क्या करेगी? उस पोजीशन में होने वाले चेंज का अपोज करेगी, विरोध करेगी, रोकेगी, तो क्या होगा? ये आगे की ओर झुक जाएगा या गिर जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही समझे। चलती हुई बस या ट्रेन जब अचानक से रुकती है, उसमें जो पैसेंजर्स खड़े होते हैं वो क्या होते हैं? आगे की ओर झुक जाते हैं। क्लियर? चलिए, यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं। आगे बेटा आता है एनर्जी ऑफ डायरेक्शन। एनर्जी ऑफ डायरेक्शन, चलिए मैं एनर्जी ऑफ डायरेक्शन को समझाता हूं। मान लो आपने किसी धागे से एक पत्थर को बांध रखा है और उस पत्थर को ऐसे सर्कल में घुमा रहे हैं, तो कुछ पत्थर इस तरीके से घूमेगा। अरे घूमेगा नहीं घूमेगा, नाला वाला पड़ेगा। वो पत्थर इस तरीके से घूमेगा, सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा। चलिए, वो पत्थर इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा और वो पत्थर जब इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक पे घूमेगा, अचानक से मान लो आपका जो धागा है वो टूट जाता है, तो क्या होगा? वो जो पत्थर है वो सर्कुलर ट्रैक पे क्यों घूम रहा है? वो घूम रहा आपके कोर्स लगाने के कारण। वो आना नहीं चाहता, जैसे ही पत्थर यहां आना आता है तो वो सीधी लाइन में जाना चाहता। कहां जाना चाहता? सीधी लाइन में। लेकिन आपका जो धागा है उसे फिर अंदर की ओर खींच लेता है। लेकिन जैसे ही आपका धागा टूटेगा तो क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण, क्योंकि वो बार बार घूमना नहीं चाहता, वो अपनी स्ट्रेट लाइन वाली डायरेक्शन में चेंज नहीं चाहता, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। ओके, तो नोट कर ले। इनर्शिया आगे 3 टाइप्स होते हैं बेटा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बच्चा लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम नाम सुना है क्या? हाँ, बिल्कुल सुना होगा, नाम सुना होगा लीनियर मोमेंटम। होता क्या है? लीनियर मोमेंटम का मतलब बेटा होता है कि जब भी किसी चीज में मोमेंट आता है मतलब वो मोशन में आती है, मतलब वो दौड़ती है, भागती है। जैसे ये आप जो है इसमें स्पीड है, क्या है? स्पीड है। अच्छा, स्पीड किसी चीज की जो कम और ज्यादा होती है वो डिपेंड करती है उसमें लगाए जाने वाले फोर्स की, और इस बात पे कि वो चीज हल्की है या भारी। अगर मान लो मैं इस डस्टर को ऐसे फेंकता हूं तो इसमें ज्यादा मोमेंटम आएगा, इस चाक को फेंकता हूं तो ज्यादा मोमेंटम आएगा, इस पे ज्यादा आएगा, इस पे कम आएगा। अच्छा, इन दोनों में से दोनों को अगर मैं फेंकूं तो दूर तक कौन जाएगा? ये ज्यादा दूर तक जाएगा, ये कम दूर तक जाएगा। आप ऐसा समझ लो, मोमेंटम का मतलब है ये कितनी इसकी कैपेसिटी है भेदने, इसकी कितनी कैपेसिटी है किसी को हिट करने की। जैसे मान लो ये चाक इतनी दूरी से आपके ऊपर सर पे आके गिरे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, यही चाक का टुकड़ा जो है ये 3 मंजिल से ऊपर से आके गिरे
अगर 3 मंजिल से ऊपर से आके गिरेगा तो फर्क पड़ेगा, तो ये आपको ज्यादा चोट देगी। चलो, क्यों ज्यादा चोट देगी? क्योंकि इसमें वेलोसिटी ज्यादा ऊपर से आएगी तो वेलोसिटी बढ़ेगी, बट जो मास है इसका कम है, लेकिन इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और इसकी दूरी कम होगी तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, तो इसका मोमेंटम प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। नोट कर ले, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय P। इट इज डिनोटेड बाय P। फॉर्मूला नोट कर ले, P इक्वल्स टू mv। चलिए, यूनिट नोट कर ले बेटा, यूनिट m का यूनिट किलोग्राम और v इसका क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। बेटा p का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड। क्या हो गया? किलोग्राम मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बात करते हैं, ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी। हाँ बच्चों, कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। चलिए, हो गया। आगे बात करते हैं, अब आपके चैप्टर की चर्चा करते हैं। ये तो थी आपके चैप्टर से रिलेटेड कुछ अहम बातें। अब आपके चैप्टर के बाद चैप्टर सबसे पहला लॉ है, उसे कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अच्छा बेटा, इसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी। लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई दिक्कत वाली बात? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। ये होता क्या है बेटा? वही जो मैंने आपको इनर्शिया लिखाया था, वही। इसीलिए इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपने स्टेट में चेंज नहीं होने देना चाहती। देखो, everybody opposes to change their state. Everybody opposes to change its state of rest or uniform motion. Everybody opposes to change its state of rest or uniform motion. Everybody opposes to change its state of rest or uniform motion. This is called first law of motion. First law of motion. तो ये मोशन का हमारा फर्स्ट लॉ होता है। वही चीज कि अगर कोई बुक वर्षों से किसी टेबल पे रखी है तो वह वहीं रखी रहेगी जब तक कि उसे वहां से हटाया नहीं जाएगा। अब उसे हटाने की भी जरूरत ये नहीं है कि आप ही जाकर उठाकर उसे अलग रखें। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप अलग रख दो, कोई दूसरा व्यक्ति अलग रख दे, वही हवा चल जाए, हवा से वो व्यक्ति अलग हो जाए, अब किसके पास जाए उससे अलग हो जाए। मतलब किसी भी टाइप के एक्सटर्नल सोर्स का अगर उस पर फोर्स सप्लाई होता है और उसकी स्टेट चेंज होती है तो चेंज होगी, अदरवाइज चेंज नहीं होगी।
फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन नोट कर लिया। चलिए अब ग्रेड निकाले। बेटा इसकी कोई प्रूविंग नहीं होती फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की, इनर्शिया का ही लॉ होता है। अगला है बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अगला है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ध्यान दें, जो हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन है इसके अकॉर्डिंग ये कहता है डेल्टा P बाई डेल्टा T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, यानी कि ये कहता है डेल्टा P बाई डेल्टा T इक्वल्स टू F। यहाँ जो कांस्टेंट होता है वो 1 होता है अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। चलो ध्यान दें, तो इसकी डेफिनेशन ये क्या होती है? बेटा रटना नहीं सिखाना, हमें रटना नहीं है, बिल्कुल भूल जाइए कि आपको रटना है, सीखना है, समझना है। कुछ भी 1% भी आपको मैं रटना नहीं सिखाऊंगा। ध्यान दें, डेल्टा P अभी मैंने आपको पढ़ाया होता है मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम। और डेल्टा का मतलब क्या होता है? चेंज। डेल्टा P का मतलब चेंज, चेंज इन मोमेंटम। बाई टाइम लगा है चेंज इन टाइम, तो क्या हो गया? रेट, मोमेंटम के चेंज होने का रेट। अच्छा, जो मोमेंटम के रेट चेंज होने का जो रेट है किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? फोर्स के। मतलब फोर्स बढ़ेगा तो मोमेंटम का जो चेंज है वो तेजी से बढ़ेगा, और अगर फोर्स घटेगा तो चेंज घटेगा। बात नहीं समझ आई? चलिए लिखे रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज इन लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, is directly proportional to the applied force, चलिए, तो ये हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन होता है। इसे प्रूव कर ले। चलो प्रूव करते हैं। डेल्टा P बाई डेल्टा T इक्वल्स टू हमने क्या पढ़ा? F पढ़ा। चलो देखते हैं। तो F इक्वल्स टू डेल्टा P बाई डेल्टा T। कोई दिक्कत? चलो यहां बेटा हम क्या करते हैं? 1 बाई डेल्टा T निकाल लेते हैं और डेल्टा लगा लेते हैं, और P इक्वल्स टू भी अभी जस्ट हमने पढ़ा है, पढ़ा नहीं पढ़ा? P इक्वल्स टू M पढ़ा है, तो हम P इक्वल्स टू M यहां रख देते हैं। तो बेटा F इक्वल्स टू डेल्टा, अच्छा M और V में चेंज होने वाला क्या है? मास तो चेंज होता नहीं है अभी तक। जिस स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ रहे हैं उस स्टैंडर्ड में चेंज नहीं होता। बाकी एक मास कंजर्वेशन का एक चैप्टर आता है, वहां मास चेंज होता है, वो बात की बात है, बाकी बातें बाद में करेंगे। लेकिन यहां चेंज नहीं होता, तो मास कांस्टेंट। मास कांस्टेंट है तो डेल्टा किसके साथ लगेगा? V के साथ। तो यहां लिखेंगे M डेल्टा V बाई डेल्टा T। अच्छा, डेल्टा V बाई डेल्टा T को निकालने जरा। क्या हमने कहा था पिछली क्लास में एक्सेलरेशन A इक्वल्स टू डेल्टा V बाई डेल्टा T, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। पढ़ा नहीं पढ़ा था? चलिए F इक्वल्स टू ma, ये हमारा सेकंड लॉ हो गया। F इक्वल्स टू m। हाँ बिल्कुल, आपने बहुत पढ़ा है, जानते हो। सेकंड लॉ हमारा इंटरप्रिटेबिलिटी होता है। ये दोनों एक ही बात होते हैं, दोनों एक ही बात होते हैं। मैंने आपको प्रूव करके दिखाया, आप इतना अभी तक करते चले आ रहे हैं, और इसकी प्रूविंग आपने अभी तक नहीं की।
हम अपने सिलेबस में करते हैं। गॉट इट? पहला पेपर उठाया करते रहे। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ मोशन हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लॉ है हमारा आश्रित सात पे चर्चा करते हैं, बाकी चर्चा अगले दिन करेंगे। थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कौन सा? थर्ड लॉ ऑफ मोशन। चलिए देखते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता क्या है। अगर यूं कहें तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉ है जिसकी हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। कैसे कैसे जरूरत होती है? मैंने फोर्स लगाया, दोनों को लगा रहा है, लगा रहा है, लेकिन फिर भी ये बोर्ड अंदर की ओर नहीं जा रहा, दीवार अंदर की ओर नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही पता है? क्योंकि मैंने जितना फोर्स इस दीवार पे लगाया है उतना ही फोर्स इस दीवार ने हम पर लगाया है। ये होता है एक्शन रिएक्शन फेज। मैं इस फ्लोर पे कैसे खड़ा हूं? भाई कोई भी ऑब्जेक्ट जब खड़ी होती है या कहीं स्थिर होती है, रुकी हुई होती है, तो उसका जो वेग होता है mg, ये फोर्स ही तो होता है। इतना फोर्स वो सरफेस पे लगाती है, तो मैं भी सरफेस पे इतना फोर्स लगा रहा हूं क्योंकि मेरा वेट 70 kg है और 70 kg इंटू 10, जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड ये हो गया 70 kg मीटर पर सेकेंड। इतना फोर्स मैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू क्या होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 70 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब मैं 70 न्यूटन फोर्स अर्थ पे लगा रहा हूं। 1 सेकेंड 700 न्यूटन फोर्स पे अर्थ पे लगा रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं नीचे नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि जितना मैंने अर्थ पे फोर्स लगाया उतना ही उसने मुझ पर फोर्स लगाया। यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, यही होता है एक्शन रिएक्शन पेयर, या इसे ही कहते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ ऑफ मोशन ये बेटा होता क्या है? इसे ऐसे समझ लो कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है। इसने इस पे चलो पास कर दो, ये ए है, इसने इस पे फोर्स लगाया F A B, इसे कहते हैं, पढ़ते हैं फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी, जो पहले लेटर होता है उस पर फोर्स अप्लाई होता है और जो बाद में लेटर होता है उससे अप्लाई होता है, मतलब वो अप्लाई करता है। अच्छा, तो जब ये इस पे अप्लाई करेगा तो ये भी इस पे अप्लाई करेगा और अपोजिट डायरेक्शन में करेगा। F फोर्स ऑन ये फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, ये हो जाएगा फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। कोई दिक्कत वाली बात? चलो, अब ये जो थर्ड लॉ है हमारा वो ये कहता है जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ये इस पे लगाएगा। मतलब इनके दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, क्या है? मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा, वो बराबर होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दें, एक लगा रहा पूर्व में दूसरा लगा रहा पश्चिम में, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है और अपोजिट डायरेक्शन में साइन चेंज होगा। तो F A B इक्वल्स टू माइनस F B है।
तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चर्चा की एनएलएम के बारे में, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में। उसमें हम लोगों ने पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इनर्शिया की 3 टाइप्स और लीनियर मूवमेंट। आगे हम लोग इससे और डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। तब तक के लिए आप इस पूरे चैप्टर के नोट्स बनाइए। इस पूरे चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद इसके जो भी डाउट्स हो वो सॉर्ट आउट करिए और उनकी सारी क्वेरी आप डालिए। और आपकी सारी डाउट्स की जो क्लास होगी, वो जितनी भी आपकी क्वेरीज होंगी, तो आपकी किसी एक डाउट क्लास में सारी की सारी क्वेरी कवर करा देंगे। ओके, सो थैंक यू गाइस, बेस्ट ऑफ लक।